हेलो क्लास। जीएस फॉर सक्सेस की आज की कड़ी में हम उपस्थित हैं आपके लिए लेकर जानकारी भारत की नदियों के बारे में। हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी कर दें ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। मित्रों, भारत की नदियाँ, भारत की जो नदियां हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैंने भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है, मैं माफ़ी चाहूँगा। बिल्कुल से तो वैसा बिल्कुल नहीं बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये जो बंटवारा किया गया है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। यह बंटवारा भारत की अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के द्वारा किया गया है। इस बंटवारे के द्वारा हम संपूर्ण भारत के लिए इसे जल विभाजक के तौर पर मानते हैं। यह जल विभाजक भारत में नदियों का वर्गीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके आधार पर हम देखते हैं कि इस जल विभाजक के आधार पर हम भारत की नदियों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र तंत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और चौथा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD, 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 ये 4 नदी तंत्र और यह विभाजक कारक या विभाजक तत्व जो है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। मित्रों, आकार के आधार पर नदियों का जो विभाजन है उसके 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग जिसमें ऐसी नदियाँ आती हैं, बड़ी नदियाँ, लार्ज रिवर्स, जिनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वह 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। दूसरे, मध्य आकार की नदियाँ, ऐसी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है। और तीसरी, ऐसी नदियाँ, छोटी नदियाँ, जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। मित्रों, अब हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। अभी हाल ही में सिंधु नदी जल समझौता भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना। तो इस दृष्टिकोण से हम इसकी पढ़ाई अवश्य करेंगे, अध्ययन अवश्य करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वह जब भी हो, आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसका हम उत्तर बिना किसी संशय के दे सकें। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में आप देखेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 3 दक्षिणी नदियाँ, क्रमशः सतलज, व्यास और रावी, यानी कि SBR। आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ लिखा हुआ है। नक्शे का ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, उसके नीचे वाला भाग, सामने वाला नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। दक्षिण की ओर से हम देखेंगे तो सबसे पहले सतलज नदी है, ब्यास, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रावी। 3 दक्षिणी नदियाँ जो हैं सिंधु नदी तंत्र की, वह हैं सतलज, व्यास और रावी, SBR। और 3 उत्तरी नदियाँ क्रमशः चेनाब, झेलम और सिंधु, CJS। आप यहाँ से देखें, चेनाब, झेलम और सिंधु। सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके आधार पर 3 दक्षिणी नदियाँ जो कि हैं सतलज, व्यास और रावी, इनके जल का 100% उपयोग भारत का होगा, यह व्यवस्था की गई। कब की गई? सिंधु जल समझौता 1960 के द्वारा। इसी समझौते में आगे यह व्यवस्था की गई कि 3 उत्तरी नदियाँ चेनाब, झेलम और सिंधु, CJS, चेनाब, झेलम और सिंधु, CJS, इन नदियों का जल का विभाजन किया जाएगा जिसका अनुपात होगा 80 और 20। यह अनुपात होगा 80 और 20, अर्थात पाकिस्तान को
80% जल की आपूर्ति की जाएगी और 20% जल भारत अपने उपभोग के लिए रखेगा। किन नदियों के? चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों के। अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में सतलज नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील से है। इसका प्रवाह क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत में है। हिमालय के पार से यह आती है, अतः इस नदी को पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। इस पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की परियोजना है, किंतु इसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। यह प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना का लाभ जो है हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है, जबकि यह परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की है। व्यास नदी, व्यास की उत्पत्ति व्यासकुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से होती है। इस नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस नदी पर 3 बांध बनाया गया है। चेनाब नदी का उत्पत्ति स्थान जास्कर श्रेणी का दक्षिणी भाग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस नदी को चंद्रभागा भी कहते हैं। इस नदी पर सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना का भी निर्माण किया गया है, यह भी चर्चा में रहा था। झेलम की उत्पत्ति स्थान पीर पंजाल श्रेणी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा है। झेलम के मार्ग परिवर्तन से वुलर झील का निर्माण हुआ है, इसको याद रखेंगे मित्रों। झेलम के मार्ग परिवर्तन से वुलर झील का निर्माण हुआ है। झेलम नदी के तट पर निक्षेपित हिमोड़ को करेवा कहते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम पर एक जल विद्युत परियोजना है। अब हम बात करेंगे सिंधु की। सिंधु नदी का उत्पन्न स्थान या उत्पत्ति का स्थान मानसरोवर झील है। यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी 5 सहायक नदियां जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल जम्मू कश्मीर में है वो हैं श्लोक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा और नुब्रा। ब्रह्मपुत्र नदी, यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश है, जिसके कारण यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में इस नदी को अलग अलग नाम से जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, जबकि उत्तरी बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, आज की कड़ी में बस इतना। हम अगली कड़ी में और भी नदियों के बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल से यह नोट्स देखते रहें, इसका लाभ लेते रहें और अपने मित्रों से भी इसे साझा करें। धन्यवाद।